बात करते हैं त्रिशंकु संसद का क्या मतलब होता है। तो स्पष्ट बहुमत न होने पर गठबंधन की सरकार, त्रिशंकु मतलब कोई भी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वहां त्रिशंकु संसद हो जाएगी, गठबंधन की सरकार हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करने के पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, तो ये अधिसूचना अगर जारी कर दी गई है कि संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा भले भंग हो जाए लेकिन बैठक होगी, तो ये प्रावधान है, संयुक्त बैठक यथावत होगी। आर्टिकल 108(5) में ये कहा गया है कि संयुक्त बैठक यथावत ही होगी, चाहे भले अधिसूचना के बाद वो भंग हो जाए। आगे बात करते हैं, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 साल रहा, तो ऐसा कार्यकाल तो 5 साल ही होता है, लेकिन 5वीं लोकसभा ऐसी रही है जब उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी नंबर 5वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 5 साल का कार्यकाल 71 से 76 तक था, लेकिन आपातकाल लगा था, उस समय नया निर्वाचन हो नहीं सकता था, इसलिए 1 साल बढ़ा दिया गया। तो विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था 5वीं लोकसभा का। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अनुपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो जो राष्ट्रपति द्वारा पैनल बनाया जाएगा, उन पैनल में से कोई अध्यक्ष, कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन 2-3 चरण के आधार पर किया गया। एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब होता है कि मतदान वरीयता के क्रम में दिया जाएगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में, आप उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, उसमें फर्स्ट लिखेंगे, दूसरा प्रेफरेंस जिसको दूसरा देना होगा उसमें करेंगे। और मान लीजिए जो भी आंकड़े निर्धारित किए गए, इतना वोट परसेंट फर्स्ट वरीयता में मिलना चाहिए, मान लीजिए किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में उतना वोट नहीं मिला, तब उनकी सेकंड वरीयता को जोड़ा जाएगा और सेकंड वरीयता को जोड़ने के बाद जिसके ज्यादा हो जाएंगे उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले आधार पर विजेता घोषित नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, दूसरे वरीयता की गणना करनी पड़ी थी। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनके निर्वाचन में 2-3 चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उनका नाम है पूरा श्री वराही गिरी वेंकट गिरी जी, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए नियोक्ता के संबंध में कौन सा सही नहीं है, केवल जन्म आधारित भारत की नागरिकता, ये गलत है क्योंकि जन्म के आधार पर नहीं है। हमारे यहाँ भारत का नागरिक हो जो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका जन्म यहीं हुआ हो। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो व्यक्ति वहां का जन्मजात नागरिक हो उसको ही वहां राष्ट्रपति चुना जा सकता है और कोई नहीं चुना जा सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 72 ये बताता है कि राष्ट्रपति किसी को फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। तो दंड को कम करना, दंड को परिवर्तित करना और दंड को स्थगित करना, दंड को माफ करना अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में किस संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इकट्ठा होता था, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इकट्ठा बैठ जाते थे एक संयुक्त हॉल में और निर्वाचन करते थे। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 बी नंबर 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया कि अलग अलग निर्वाचन होगा बाकायदा बैलेट के पेपर के माध्यम से। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, किस कथन पर विचार करें, संविधान की हिंदी की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, संविधान की अंग्रेजी की मूल प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी। कौन सा सही है, केवल एक सही है। अम्बेडकर जी ने अंग्रेजी में नहीं लिखी मूल प्रति, उन्होंने केवल उसको फॉर्मेट कराया था, लेकिन जो लिखा है अपने स्टाइल में, अपनी इटालियन शैली में, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आगे बात करते हैं, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति ने 1948 में फिर अपना प्रारूप प्रस्तुत किया। उसमें कुछ सुझाव मंगाए, कुछ लोगों ने नए नए सुझाव दिए कि ये भी चीजें शामिल की जाएं और बाकायदा अक्टूबर 1948 में अंतिम प्रारूप दिया। उस पर 3-3 बार वाचन हुआ। संविधान का वाचन होने के बाद उसमें जो नई चीजें, पुरानी चीजें जोड़ी जा सकती थी, कुछ कमियां संशोधन किए जा सकते थे, सारे किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया और अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था, तो उस समय इस कानून में 2 सदन थे, राज्य परिषद और
केंद्रीय विधानसभा, जिसमें राज्य परिषद जो उच्च सदन कहलाता था उसका कार्यकाल 5 साल होता था, लेकिन केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन कहलाता था और इसका कार्यकाल केवल 3 साल होता था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 साल। ब्रिटिश काल में भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो दोस्तों महालेखा परीक्षक जो होता था उसकी नियुक्ति करने के लिए भारत का सचिव पद अधिकारी होता था, वो जो है इसकी नियुक्ति करता था। वर्तमान में कौन नियुक्ति करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को? राष्ट्रपति। 1935 के अधिनियम में सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या सही है ये बताना है। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। ये सर्वोच्च अपीली न्यायालय नहीं था, इसमें ये क्वेश्चन जो है इसको बदलेंगे हम। यहां लिखा असत्य कथन, कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपीली न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च काउंसिल जो है प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी सर्वोच्च अपील करने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, लेकिन संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को वहां के क्राउन ने स्वीकृति दी थी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा कहने का दम रखने वाले सत्य अहिंसा के परम पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था और नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, 1928 की नेहरू समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो पहले बात कर लेते हैं कौन शामिल था नेहरू समिति में। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। ठीक, आगे बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देश की संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था और उसका आधार बना, और उस समय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बन गए थे। 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को रहे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की? तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों नहीं थे। कौन संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति, संविधान की जो संचालन समिति थी उसके संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि पूछेगा कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी, वेंकटगिरी, वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है? जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तब होता है जब कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे या पदच्युत कर दिया जाए। पदच्युत का मतलब महाभियोग प्रस्ताव से हटा दिया जाए। तो वराहगिरी, वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार मृत्यु हुई थी। ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल के दौरान पहली मृत्यु हुई। ठीक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम संभाला था। राजेंद्र प्रसाद को शपथ, प्रथम बार राष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी। तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, एच.जे. कानिया, इन्होंने शपथ दिलाई थी। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो पॉकेट वीटो प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, आत्यंतिक वीटो प्राप्त है, विशेषित वीटो नहीं है। विशेषित वीटो एक प्रकार की वीटो शक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में आत्यंतिक वीटो का मतलब होता है मना कर देना, पॉकेट वीटो का मतलब सुरक्षित रख लेना, ना अनुमति देना ना निरस्त करना, निलंबनकारी का मतलब होता है देरी करना। तो इस तरीके से ये तीनों वीटो है, लेकिन विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं, कौन भारतीय संविधान को लेकर राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो आत्यंतिक, कौन सी? संविधान संशोधन को लेकर कौन सी शक्ति है? तो संविधान संशोधन में कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो होंगे संविधान संशोधन पर क्या करेंगे? अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों निजी सदस्य कौन होते हैं? निजी सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो मंत्री नहीं होते। मंत्री, सरकार में जो मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हैं। उसके अलावा जो सारे सदस्य हैं, चाहे सरकार की पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, सब निजी सदस्य कहलाते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। मंत्रियों के अतिरिक्त संसद के अन्य सभी सदस्यों को निजी सदस्य कहा जाता है। निजी सदस्य प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। निजी सदस्यों को विधेयक केवल विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गलत। तो ये निजी सदस्यों का केवल विपक्षी दल द्वारा नहीं होता, सत्ताधारी दल के द्वारा भी होता है। निजी सदस्य 14 दिन के पहले सूचना दी जाती है? नहीं, 1 महीने पहले सूचना दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केवल पहला वाला सही है। उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में मतों के बराबर रहने की स्थिति में उसकी इच्छा पर से निर्भर है, कभी भी नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कभी भी नहीं करता है। ठीक है, कब नहीं करता? कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य का, उस सदन का अध्यक्ष होने के बावजूद उसका सदस्य नहीं होता है, इसलिए मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष को बराबर मत पड़ने पर, निर्णायक मत देने की स्थिति में उसको अधिकार होता है अपना मतदान करने का। ठीक।